अगर हम अमेरिका को इंडिया में दूध बेचना अलाउ कर दें। तो एसबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकन कंपनी सिर्फ 32 रुपए पर लीटर में ही दूध बेचने की कैपेबिलिटीज रखती हैं। सारा पॉइंट ये है कि ये कभी समाधान था ही नहीं कि अमेरिका नाराज हुआ तो चाइना में घुस जाओ, चाइना नाराज हुआ तो अमेरिका में घुस जाओ। ट्रंप ने बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद के रशिया को पैसे देकर और ज्यादा मजबूत बना रहा है और इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को जिताने के लिए फंड कर रहा है। साथ ही इस H1B वीजा के नए रूल की वजह से छोटी छोटी अमेरिकन कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए इंडियन एम्प्लॉइज को अफोर्ड करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया के AI रिवॉल्यूशन का हिस्सा अगर हम नहीं बन पाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु जैसी बातें सिर्फ और सिर्फ कागज पर रह जाएंगी। जाकर चेक कर लेना, आंसर मैं पहले ही बता देता हूं। ये एक बहुत छोटा सा रीजन है टैरिफ लगाने का, असल रीजन कुछ और ही है। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, इस टैरिफ के गेम में मेनली 4 चीजें शामिल हैं। इंडिया से एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ए, अमेरिका में इंपोर्ट करने वाली कंपनी बी, अमेरिका की पॉपुलेशन जो माल खरीदेगी और अमेरिका की सरकार यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार जो टैक्स वसूलेगी। अब ध्यान से समझना कि जैसे ही ट्रंप ये अनाउंसमेंट करता है कि हम इंडिया पे 50% टैरिफ इंपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि ये शर्ट बनाने वाली इंडियन कंपनी ट्रंप के अनाउंसमेंट से पहले अपनी शर्ट अमेरिका में 100 रुपए में बेचती थी। अमेरिका ने अगर 50% टैरिफ इंडिया पे लगा दिया तो उसका मतलब है कि अमेरिका की सरकार अब इस इंपोर्ट करने वाली कंपनी बी से एक्स्ट्रा 50 रुपए के टैक्सेस लेगी बिकने वाली हर शर्ट पे। अब ये बी कंपनी ट्रंप सरकार को पैसा अपनी जेब से क्यों दे भाई? तो ये कंपनी उस 50 रुपए का बोझ उठाकर अमेरिका की पॉपुलेशन पे डाल देगी और कुछ इस तरीके से अमेरिका की पॉपुलेशन के लिए इंडिया का सामान महंगा हो जाएगा। या फिर कुछ रेयर केसेस में कंपनीज थोड़ा बोझ खुद उठाती हैं, थोड़ा अमेरिका की पॉपुलेशन को उठाने के लिए बोलेंगी और थोड़ा एक्सपोर्टर पे भी दबाव बनाएंगी। 100 बात की एक बात ये हुई कि इंडिया से खरीदी जाने वाली जो शर्ट एक अमेरिकन को 100 रुपए की पड़ती थी, अब वो 150 रुपए की पड़ रही है। अब जब माल की क्वालिटी सेम है और सिर्फ रुपए उस शर्ट पे बढ़ गए हैं, तो अमेरिका की पॉपुलेशन इस शर्ट को खरीदने में कम इंटरेस्ट दिखाएगी और अपने खुद के ही देश की किसी और कंपनी से सस्ते में शर्ट खरीदना चाहेगी। और जब इंडियन कंपनी ए की शर्ट्स बिकना बहुत कम हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली इंडिया को एज अ कंट्री फाइनेंशियल नुकसान होने लगेगा, क्योंकि अब वो कंपनी अमेरिका से बहुत कम पैसे कमा के देश में ला पा रही है। अब यहाँ 2 बातें हैं। एक तो आपको यह समझ आ गया कि टैरिफ एग्जैक्टली कहते किसे हैं, साथ ही आपको यह भी समझ आ जाना चाहिए कि अमेरिका इंडिया पे या चाइना अमेरिका पे या फिर कोई भी एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाता ही क्यों है। एग्जैक्ट रीजन टैरिफ इंपोज करने का होता क्या है? तो मेनली टैरिफ इंपोज करने के 3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन है प्रोटेक्शन। अभी शर्ट वाले एग्जांपल से ही देखा ना आपने कि विदेशी माल को अगर महंगा कर दिया जाए तो लोग सेम क्वालिटी का माल सस्ते में खरीदने के लिए खुद के देश की कंपनीज की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंट्रीज के चीप माल से बचाने के लिए टैरिफ लगाया जा सकता है। दूसरा रीजन है रेवेन्यू। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स ही तो है, इंपोर्ट टैक्स। और ये बात तुम अच्छे से जानते ही हो कि टैक्स सरकार के लिए कमाई का जरिया होता है ताकि देश चल सके। तो टैरिफ किसी भी देश की सरकार की ओवरऑल कमाई को बढ़ाने के लिए भी लगाया जा सकता है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट रीजन है पनिशमेंट। और ये तीसरा वाला रीजन ही मेन रीजन बताया गया था ट्रंप सरकार के द्वारा, जब पिछले महीने अगस्त में ट्रंप ने इंडिया पे पहले तो 25% का टैरिफ इंपोज कर दिया और उसके बाद फिर से 27 अगस्त को 25% का एडिशनल टैरिफ और इंपोज कर दिया, यानी कि टोटल 50% टैरिफ फिलहाल अमेरिका ने इंडिया पे थोप रखा है। ट्रंप ने जब इंडिया पे टैरिफ इंपोज किए तो मेनली 2 कारण बताए थे, जिसमें से एक कारण पनिशमेंट वाले एंगल से था। सबसे पहला कारण तो ट्रंप ने यह दिया कि बिजनेस कर करके इंडिया जो अमेरिका से फायदा उठा पा रहा है, वो फायदा अमेरिका इन रिटर्न इंडिया से नहीं उठा पाता। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इंडिया का यूएस के साथ साल 2025 में ट्रेड सरप्लस रफली 40 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। ट्रेड सरप्लस को ऐसे समझो कि इंडिया अपना जितने डॉलर्स का माल अमेरिका को एक्सपोर्ट कर रहा है वो ज्यादा है और अमेरिका से जितने डॉलर का माल खुद के देश में इंपोर्ट कर रहा है वो कम है, जो कि किसी भी देश के लिए गुड न्यूज होती है। ये था पहला कारण। अब दूसरा कारण ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ इंपोज करने का ये बताया कि वो इंडिया को पनिश करना चाहता है इस बात के लिए कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है। ट्रंप ने बोला कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद के रशिया को पैसे देकर और ज्यादा मजबूत बना रहा है और इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को जिताने के लिए फंड कर रहा है। लेकिन ट्रंप का ये पनिशमेंट वाला लॉजिक काफी हद तक फालतू सा है। 2 मिनट बाद आप लोगों को भी फालतू सा लगने लगेगा। ध्यान से बस इस रशिया के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट के ग्राफ को देखो। पिछले 2.5 साल का ये क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का ग्राफ साफ साफ बता रहा है कि रशिया से सबसे ज्यादा तेल लेने वाला देश इंडिया नहीं है बल्कि चाइना है। चाइना 47% पे है और इंडिया 38% पे है। अब ट्रंप के लॉजिक के हिसाब से तो चाइना मेन कल्प्रिट हुआ ना। असल में चाइना ज्यादा जिम्मेदार है इस चीज के लिए
लिए कि रशिया को पैसे देकर और ज्यादा मजबूत बना रहा है और इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया को जिताने के लिए फंड कर रहा है। तो इस हिसाब से तो सेम रीजन की वजह से चाइना पे भी खतरनाक टैरिफ ठोक देना चाहिए था, पर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया क्योंकि रशियन ऑयल इंपोर्ट करना ये एक बहुत छोटा सा रीजन है टैरिफ लगाने का। असल रीजन कुछ और ही है। अगर रशिया से माल खरीद के रशिया को फंड करने वाला रीजन ही मेन रीजन होता तो ऐसे तो फिर अमेरिका को अपने स्ट्रेटेजिक दोस्त यूरोपियन यूनियन पे भी भारी टैरिफ ठोकना चाहिए, क्योंकि उसी सेम 2.5 साल के पीरियड में रशिया से एलएनजी और पाइपलाइन गैस खरीदने वाला लार्जेस्ट बायर है यूरोपियन यूनियन। अगर रशिया से माल खरीद के रशिया को फंड करने वाला लॉजिक ही है इंडिया पे टैरिफ्स लगाने के पीछे, तो इस हिसाब से तो अमेरिका को खुद पे भी टैरिफ्स ठोक देने चाहिए, क्योंकि साल 2024 में अमेरिका ने रशिया से टोटल $3 बिलियन से ज्यादा का माल खरीदा है, जैसे एनरिच्ड यूरेनियम, पैलेडियम और फर्टिलाइजर्स। यहां तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा कि इंडिया पर टैरिफ्स इंपोज करने की कहानी सिर्फ रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। रशिया से तेल लेना तो बस एक पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन था। तो अगर रशियन क्रूड ऑयल इंपोर्ट मेन रीजन नहीं है टैरिफ लगाने के पीछे, तो एग्जैक्ट रीजन क्या है? एग्जैक्ट रीजन छुपा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कही गई इस बात में। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। टैरिफ्स लगने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यह बोला था कि हम अपने किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। रियल मुद्दा यह है कि इंडिया ने अपना एग्रीकल्चरल मार्केट अमेरिका के लिए नहीं खोल रखा है और यूएस इंडिया एग्रीकल्चरल ट्रेड का ये टेंशन साल 2018 से भी पहले से ठीक ठाक रूप से चला आ रहा है। इस एग्रीकल्चरल टेंशन के बारे में बात करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि इंडिया अब इनफ स्ट्रांग हो चुका है। अपने देश के लोगों और मोस्ट इंपोर्टेंटली भ्रष्ट नेताओं में आज के दिन ये सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप होना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि अभी अपना देश इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी, आईटी टेक सेक्टर और एआई जैसे फील्ड्स के अंदर बहुत पिछड़ा हुआ है। इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिकल मार्केट्स में ये देश की ताकत ही होती है जो ये डिसाइड करती है कि अमेरिका उस देश को धमका पाएगा कि नहीं। भले ही रशियन ऑयल इंपोर्ट करने वाली बात पार्शियली फर्जी हो, लेकिन अमेरिका चाइना के ऊपर इस बात के दम पर टैरिफ्स नहीं ठोक पाया। क्यों? क्योंकि चाइना अपनी औकात पर दिन पे दिन काम कर रहा है। अमेरिका इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की वजह से टारगेट कर रहा है ताकि 2 प्रेशर बना सके, एक तो रशियन वॉर के खिलाफ और दूसरा ये ताकि इंडिया अपना एग्रीकल्चरल मार्केट ओपन करे। लेकिन चाइना को इक्वली धमका सके ये अमेरिका की औकात नहीं, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी और ग्लोबल ऑयल मार्केट्स में भारी प्रेजेंस है। मोर इंपोर्टेंटली चाइना ने समय रहते अपने देश में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जम के काम कर लिया है। चाइनीज यूथ को एआई की इंपॉर्टेंस बताना, चाइनीज कंपनीज को एआई इनोवेशन की तरफ मोटिवेट करना, ये सारी चीजें वो लोग समय रहते कर चुके हैं। ये देश की ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स का खेल है जो इंडिया और चाइना इन दोनों देशों के लिए अमेरिका की अलग अलग अप्रोच दिखा रहा है। आज के दिन मजबूत भारत बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपने देश में यंग इंडियंस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कोर्सेज, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के फील्ड में खुद को हाईली स्किल्ड बनाएं। और ऐसा करने में Scaler.com आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा। स्केलर इंडिया का एक ऑनलाइन टेक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो आपको डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर रोल्स के लिए तैयार करता है। इंस्ट्रक्टर्स के रूप में आपको सिखाने के लिए स्केलर पे मिलेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम टॉप नॉच कंपनीज और उनसे वन-ऑन-वन मेंटरशिप। स्केलर आपको अनलिमिटेड एआई पावर्ड मॉक इंटरव्यूज करने का ऑप्शन देता है जो रियल वर्ल्ड मांग इंटरव्यूज पे ट्रेंड है, और 100+ कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स के साथ ये भी सिखाते हैं कि यूट्यूब जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स आखिर काम कैसे करते हैं। मोरओवर स्केलर का एआई पावर रिज्यूमे बिल्डर आपको एक्शनेबल फीडबैक और इनसाइट्स देके आपके रिज्यूमे को और शार्प बनाने में हेल्प करता है। स्केलर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है इन कंपनीज सच एज नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, अमेज़न एंड गूगल। इनफैक्ट 90% से ज्यादा स्केलर लर्नर्स को बिग टेक कंपनीज में प्लेसमेंट मिल चुका है। सबसे बेस्ट बात यह है कि ईएमआई ऑप्शंस की वजह से सब कुछ इजीली एक्सेसिबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अभी की अभी जाकर स्केलर की फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करो। खैर, बात करें कि इंडिया ने अपना एग्रीकल्चरल मार्केट अमेरिका के लिए नहीं खोल रखा है, तो इंडिया एक ऐसा देश जिसकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हो, वो देश एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सभी डिसीजंस बहुत सोच समझ के ले, यही सही है। इंडिया अपना एग्रीकल्चर मार्केट पूरा का पूरा अमेरिका के लिए ओपन नहीं करता, क्योंकि हमारा फार्मिंग सेक्टर देश की इकोनॉमी और रोजी रोटी का बैकबोन है। अमेरिका में सरकार बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती है अपने फार्मर्स को, चाहे फीड की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो या प्राइस सपोर्ट की बात हो। उस लेवल की सब्सिडीज इंडिया अपने फार्मर्स को दे, ये अभी इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। कभी जब नेताओं और कॉन्ट्रैक्टर्स की जेबें भर जाएंगी तब भले ही सरकार किसानों के बारे में सोचे, लेकिन फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के खेतों में वही सेम आउटपुट तैयार किया जा सकता है
काफी कम प्राइस पर इंडिया के छोटे फार्मर्स का मार्जिन बहुत कम होता है। ये अभी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर अमेरिका के किसान हैं। तो अगर यूएस फार्म प्रोडक्ट्स फ्रीली इंडिया में आ गए तो अपने देश में वो बहुत ज्यादा सस्ते में बिक पाएंगे और लोकल किसानों से आम जनता एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदना बंद कर देगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम अमेरिका को इंडिया में दूध बेचना अलाउ कर दें तो एसबीआई की एक रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिकन कंपनी सिर्फ 32 रुपए पर लीटर में ही दूध बेचने की कैपेबिलिटीज रखती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पशुपालकों का फ्यूचर खतरे में आ जाएगा, क्योंकि वो 52 से 55 रुपए पर लीटर से नीचे नहीं दे पा रहे। ये एक रीजन है जिसकी वजह से इंडिया अपना एग्रीकल्चरल मार्केट अमेरिकन कंपनीज के लिए ओपन नहीं कर रहा है। दूसरा रीजन है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, यानी कि जीएम क्रॉप्स। अमेरिका में बनने वाली क्रॉप्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं और इंडिया में ये क्रॉप्स बैन है। देखो, सिंपल शब्दों में समझो, जीएम या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब है ऐसे बीज जिनके जीन्स को लैब में मॉडिफाई करके उनको एक्स्ट्रा क्वालिटीज दी जाती हैं, जैसे कि ज्यादा फास्ट ग्रो करना, इंसेक्ट्स से बचना या कम पानी में सर्वाइव करना। साइंटिस्ट लोग एक प्लांट के डीएनए में दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीन डाल देते हैं ताकि क्रॉप ज्यादा आउटपुट दे या पेस्टिसाइड कम लगे। अमेरिका के साथ साथ और भी कुछ देश जीएम क्रॉप्स को इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनसे फार्मिंग सस्ती होती है, यील्ड ज्यादा मिलता है और पेस्ट का खतरा कम हो जाता है। अब इंडिया में सबसे बड़ा इशू ये है कि जीएम क्रॉप्स का लोगों की हेल्थ और एनवायरनमेंट पर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इस बारे में हमें अभी बहुत कम पता है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के मामले में अपने देश के फार्मर्स और साइंटिस्ट अभी काफी डिवाइडेड हैं। साइंटिस्ट फेवर में हैं और देश के किसान मोस्टली अगेंस्ट में हैं। इंडिया में फ्यूचर में कभी भी अगर जीएम क्रॉप्स को लार्ज स्केल अप्रूवल मिला भी तो सिर्फ तब मिलेगा जब 100% इस बात की श्योरिटी हो जाए कि लोगों के लिए ये सेफ है और किसानों के लिए इकोनॉमिकली घातक साबित नहीं होगी। इंडिया सिर्फ एक ही जीएम क्रॉप का इंपोर्ट देश में अलाउ करता है और वो है कॉटन, जो कि खाने वाली क्रॉप नहीं है। ये बैन सिर्फ अमेरिका के जीएम क्रॉप्स पर नहीं बल्कि सभी कंट्रीज के लिए है, चाहे बीज यूएस का हो, ब्राजील का या कोई और कंट्री का। जब तक इंडिया की जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जीईएसी प्रॉपर टेस्टिंग करके ग्रीन सिग्नल नहीं देती तब तक कमर्शियल खेती अलाउड नहीं है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में इंडिया के खेतों में जीएम क्रॉप्स सिर्फ तब उग सकती हैं जब इंडिया उसको 100% अप्रूवल दे, चाहे वो अमेरिका बनाए या जापान। लेकिन इसके बाद भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यहाँ पे ये रह जाता है कि अगर मान लो सरकार ने अप्रूवल दे भी दिया तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि जनता रिजेक्ट नहीं कर सकती। अप्रूवल होने के बाद भी अगर जीएम क्रॉप को इंडियन पॉपुलेशन ने रिजेक्ट कर दिया तो अभी हाल ही में हुई एससीओ मीट में रशिया, चाइना और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स के मिलने के बाद ट्रंप ने इंडिया की तरफ काफी नरमाई दिखाई है, जैसे पीएम मोदी के बर्थडे पर उनको विश करना, इंडिया और अमेरिका के बीच टैरिफ्स की बातचीत चालू रखने की पहल करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन इस सब का कनेक्शन अचानक से इंडिया में हाल ही में इंप्लीमेंट हुए E20 फ्यूल की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड ल्यूटनिक ने हाल ही में यह बयान दिया है कि इंडिया हमसे कॉर्न क्यों नहीं खरीदता। उसने ये सारी बातें तो बोली ही कि इंडिया का ट्रेड एक तरफा है, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी खराब है, वो बस अपना अपना फायदा देखते हैं एक्सेट्रा। लेकिन एग्रीकल्चरल मार्केट इंडिया ने जो ओपन नहीं कर रखा उसमें ल्यूटनिक ने किसी और क्रॉप को नहीं बल्कि कॉर्न को ही स्पेसिफिकली टारगेट किया है। इसके दो मेन रीजंस हैं। एक कारण तो यह है कि चाइना जो अमेरिका से कॉर्न खरीदता था उसने अब अमेरिका से कॉर्न खरीदना काफी कम कर दिया है और अमेरिका अपने कॉर्न के लिए अब नया मार्केट ढूंढ रहा है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण जो आगे जाके शायद सच निकले वो ये कि अमेरिका की नजर में ये बात बहुत अच्छे से साफ तौर पे आ चुकी है कि इंडिया बहुत एग्रेसिवली अपने देश के अंदर E20 फ्यूल का इंप्लीमेंटेशन करने जा रहा है। E20 फ्यूल का मतलब है कि भारत के सभी पेट्रोल पंप्स पर प्योर पेट्रोल ना मिलके ऐसा पेट्रोल मिलेगा जिसमें 20% तो इथेनॉल होगा और 80% ही पेट्रोल होगा। अब इथेनॉल बनता है कॉर्न से और आगे आने वाले 2 सालों में इंडिया को कॉर्न की बहुत खतरनाक डिमांड होने वाली है। जैसे ये बात अमेरिका की नजर में आई तो उन्होंने स्पेसिफिकली टारगेट करना शुरू कर दिया इंडिया में कॉर्न को। उन्होंने बोला कि सारी बातें बाद में हैं, सबसे पहले आप हमसे कॉर्न खरीदना शुरू करो। अब इंडिया बेसिकली अमेरिका से कॉर्न इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इनफ कॉर्न प्रोड्यूस कर लेता है। इनफैक्ट पिछले से पिछले साल तो इंडिया नेट एक्सपोर्टर था कॉर्न का, यानी कि हमारे पास एक्स्ट्रा माल प्रोड्यूस हो गया था, हमने दूसरे देशों को बेचा है वो माल। लेकिन E20 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से देश में कॉर्न का कंजम्पशन ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से सिर्फ पिछले साल ही इंडिया को कॉर्न इंपोर्ट करना पड़ा और वो भी इंडिया ने यूक्रेन और म्यांमार से किया क्योंकि इन दोनों देशों से नॉन जीएम कॉर्न मिल रहा था, यानी ऐसा कॉर्न जो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। पर अमेरिका देता है जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न जो कि इंडिया में बैन है। तो ये था आंसर हॉवर्ड ल्यूटनिक के लिए। लेकिन साथ ही साथ अब पॉसिबिलिटी बन रही है कि अमेरिका और इंडिया के बीच जो टैरिफ वॉर खत्म करने के लिए बातचीत चल रही है उसमें यह कंक्लूजन निकाला जाए कि E20 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए जो कॉर्न चाहिए वो हम अमेरिका से ले लेंगे। और अगर ये डिसीजन इंडिया लेता है तो मोदी सरकार का किसानों से किया हुआ वादा फर्जी हो जाएगा, क्योंकि E20 इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की वजह से सरकार ने देश के किसानों से जो वादा किया था कि उनका धंधा और ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए ज्यादा कॉर्न चाहिएगा, ये वादा पूरी तरह से झुटला जाएगा।
सोचा। जो भी हो रहा हो, लेकिन ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से इंडिया का झुकाव अब ब्रिक्स की तरफ और ज्यादा देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स एक ग्रुप है 5 बड़े डेवलपिंग कंट्रीज का, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बनाने का आइडिया बड़ा ही सिंपल था। ये पांचों इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं और इनको मिलकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, ताकि सिर्फ अमेरिका, यूरोप या फिर यूं कह लो कि सिर्फ वेस्ट की मोनोपोली ना रहे ग्लोबल फाइनेंस, ट्रेड और पॉलिटिक्स में। और अब वापस उसका सेकंड वर्जन यानी कि 2.0 शुरू हो चुका है, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 से लेकर 1990 के बीच अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चला। दैट इज कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर 2.0 थोड़ा अलग है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिख रहा है। पावर काफी हद तक वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। लेकिन यह बात इंडिया भी अच्छे तरीके से जानता है कि अमेरिका को छोड़ के पूरी तरह से ब्रिक्स में घुस जाना समाधान नहीं है। ब्रिक्स अमेरिका पर डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए है और अपने ट्रेड ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए है, अमेरिका से रिश्ते खत्म करने के लिए नहीं है। जहां तक मेरा मानना है, अगर किसी इंडस्ट्री को ट्रंप से सबसे ज्यादा खतरा है तो वो है इंडिया की आईटी इंडस्ट्री। ट्रंप सरकार के द्वारा हाल ही में लिए गए 2 डिसीजंस ऐसे हैं जैसे ट्रंप इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को जानबूझ के डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है क्या। एक डिसीजन तो है हायर एक्ट 2025 का, जो कि 7 सितंबर को प्रपोज किया गया और अभी ये बिल पास नहीं हुआ। और दूसरा डिसीजन है जो एकदम हाल ही में लिया गया, H1B वीजास पे $1 लाख की फीस इंपोज करने का। हायर एक्ट 2025 का मतलब है हॉल्टिंग इंटरनेशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट। ये एक यूएस सेनेटर ने प्रपोज किया है। इस एक्ट का मतलब है कि जो भी अमेरिकन कंपनीज अपने देश के बाहर दूसरे देशों में लोगों को काम दे रही हैं, मेनली इंडियन आईटी कंपनीज को, उन पर 25% एक्साइज टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अमेरिकन कंपनी फॉरेन वर्कर्स को पेमेंट करेगी तो उस पेमेंट पर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जो वो अमेरिकन कंपनी ट्रंप सरकार को देगी। और इससे भी जरूरी बात, ये पेमेंट्स जो फॉरेन सर्विसेज के लिए की जाएंगी, उनको वो कंपनीज टैक्स डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं कर पाएंगी, यानी कि टैक्स में छूट नहीं मिलेगी उन पेमेंट्स पे। अब इसको इंडिया के एंगल से समझो। अभी इंडिया के पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है कि यहाँ पर सर्विस कॉस्ट कम है, इसलिए हर बड़ी अमेरिकन आईटी कंपनी का ऑफिस अपने यहाँ इंडिया में तो है ही। क्योंकि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर बिगर पिक्चर से देखने की कोशिश करोगे तो भले ही अपने देश की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज सूट और टाई में एम्प्लॉयज बिठा के बढ़िया ऑफिस से भले ही काम करवा रही हों, लेकिन अमेरिकन कंपनीज के लिए ये है तो एक मजदूर मंडी ही। अपने देश की आईटी कंपनीज का मेन फोकस हो गया है यूएस क्लाइंट्स ढूंढो, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आईटी सर्विसेज दो, भले ही वो बीपीओ, कॉल सेंटर एक्सेट्रा की सर्विसेज हो, और कैसे भी करके बस डॉलर्स में कमाओ। जबकि असलियत यह है कि इंडिया का आईटी सेक्टर पूरी दुनिया में कितना पावरफुल होगा और कितना नहीं, यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा रिसर्च और इनोवेशन पर कोर कितना फोकस है। सरकार हो चाहे कंपनीज हो, रिसर्च और इनोवेशन पर फोकस सबसे कम है और पूरा फोकस सिर्फ इस बात पे होके रह गया है कि कैसे आईटी कंपनीज के एम्प्लॉइज को पूरी तरह से निचोड़ लिया जाए। अगर बाय चांस हायर एक्ट पास हो गया तो फिर करते रहना ये 70 आवर्स पर वीक वाली बातें। खैर, मुद्दे की बात यह है कि अमेरिकन कंपनीज इंडिया में भले ही स्किल की वजह से भी काम देती हो, लेकिन मेनली उनका इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि इंडियन कंपनीज में दिया गया काम उनको सस्ता पड़ता है। अगर हायर एक्ट की वजह से अमेरिकन कंपनीज को 25% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा और उन्हें टैक्स डिडक्शन में छूट नहीं मिलेगी, तो इंडिया के लोगों को आईटी का काम देना दिक्कत की बात होगी ही होगी। सेम गेम अभी ट्रंप ने H1B वीजास पर 88 लाख रुपए की फीस इंपोज करके भी खेला। एक ऐसी फीस जो कि पहले ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3.5 लाख रुपए के आसपास ही हुआ करती थी। H1B वीजा एक स्पेशल टाइप का यूएस वर्क वीजा है, जिसके थ्रू अमेरिकन कंपनीज बाहर के स्किल्ड लोग, मोस्टली इंजीनियर्स, आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स एक्सेट्रा को यूएस बुलाकर काम करा सकते हैं अगर उनको अमेरिका में वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये वीजा मेनली आईटी इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जॉब्स के लिए ही होता है। ये कुछ ऐसा है कि अगर किसी अमेरिकन आईटी कंपनी को लगा कि इंडिया का ये एक्स बंदा सही स्किल्ड है, तो वो कंपनी उस बंदे का H1B वीजा स्पॉन्सर करेगी और अपने देश बुलाएगी। 70% से ज्यादा H1B वीजा होल्डर्स इंडियंस ही हैं। ट्रंप की सरकार का ये कहना है कि H1B वीजा के थ्रू फॉरेन वर्कर्स आके अमेरिकन लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के लोकल लोगों को नुकसान हो रहा है। इसलिए H1B वीजा ट्रंप ने इतना ज्यादा महंगा कर दिया ताकि अमेरिकन कंपनीज बहुत सोच समझकर फॉरेन वर्कर्स को अमेरिका में बुलाएं, स्पेशली इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को। इस H1B वीजा रूल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू ट्रंप का मैसेज एकदम क्लियर है, पहले अमेरिकन को नौकरी दो, बाकी सब बाद में देखेंगे। ट्रंप के इस H1B वीजा के नए नियम की वजह से कंपटीशन अब इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि अमेरिकन आईटी कंपनीज बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजंस लेंगी। किसी एम्प्लॉय का वीजा स्पॉन्सर करने में अगर इतना ज्यादा दाम लग रहा है तो अमेरिकन कंपनीज बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेंगी ना कि किस बंदे पर पैसा खर्च करना है, कितना पैसा खर्च करना है, वो बंदा कितना स्किल्ड है और कंपनी को एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट कमा के दे पाएगा। साथ ही इस H1B वीजा के नए रूल की वजह से छोटी छोटी अमेरिकन कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए
इंडियन एम्प्लॉइज को अफोर्ड करना अब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ट्रंप के इस डिसीजन की वजह से ऑफशोरिंग का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ेगा, मतलब यूएस जाने का भूल जाओ, इंडिया में बैठ के ही अमेरिका का काम करो। पर इसका भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हायर एक्ट के थ्रू ट्रंप इस चीज पर भी 25% टैक्स लेने वाला है अगर वो बिल पास हुआ तो। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि लोगों को लग रहा है कि जो अमेरिका इंडियन आईटी इंडस्ट्री का इतना अच्छा दोस्त था, वो अमेरिका ही इंडियन आईटी इंडस्ट्री का इतना बड़ा दुश्मन बन गया। पर असलियत ये है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा से ही डिपेंडेंसी है। दुनिया की टॉप 10 आईटी कंपनीज उठा के देख लो, हार्डली एक कंपनी इंडिया की है। दुनिया की टॉप 10 एआई कंपनीज उठा के देख लो, एक भी कंपनी इंडिया की नहीं मिलेगी। दुनिया के साथ अच्छे से कॉम्पीट करने के लिए हमारे पास ये एक आखिरी मौका बचा था कि चाहे जो हो जाए, हम फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। अमेरिका और चाइना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। आप में से जिन लोगों को नहीं पता उनको ये बता दूं कि जैसे पहले स्टीम इंजन ने फैक्ट्री को, इलेक्ट्रिसिटी ने घर को और कंप्यूटर ने ऑफिस को बदला था, वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया की हर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल रहा है। इसलिए एआई को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इंडिया अभी एआई रेस में इतना ज्यादा स्लो है कि इनोवेशन और रिसर्च पर ध्यान ही नहीं है, ना कंपनीज का ना मंत्रियों का। अगर कंपनीज की बात करूं तो अमेरिका और चाइना जैसे देशों में एआई के रिसर्च लैब्स, यूनिवर्सिटीज और ग्लोबल क्वालिटी स्टार्टअप्स बहुत आगे हैं। इंडिया में ज्यादा फोकस आईटी सर्विसेज पर है, कोर एआई इनोवेशन पर नहीं है। आईटी सर्विसेज दे देके रेवेन्यू के लिए अमेरिका पर डिपेंडेंसी हमारी इतनी ज्यादा है कि इंडिया की टॉप आईटी कंपनीज का 50% से ज्यादा रेवेन्यू शेयर अमेरिका से ही आता है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का 49.5% रेवेन्यू शेयर यूएस से है, इन्फोसिस का 52%, विप्रो का 54.5%, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 61.7% और टेक महिंद्रा का 58.8%। अगर नेताओं की बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक्सेट्रा, ये सब जो देश में एआई को बढ़ावा देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी पास्ट स्पीचेस और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के देखो और ये चेक करो कि कितनी बार इन लोगों ने पिन पॉइंट करते हुए देशवासियों को फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या फिर एआई की इंपोर्टेंस बताई है। कितनी बार इन लोगों ने मीडिया के सामने आके इंडियंस को ये वार्निंग दी है कि दुनिया के एआई रिवॉल्यूशन का हिस्सा अगर हम नहीं बन पाएंगे तो आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु जैसी बातें सिर्फ और सिर्फ कागज पर रह जाएंगी। जाकर चेक कर लेना, आंसर मैं पहले ही बता देता हूं, ना के बराबर। जो सभी देश एआई के फील्ड में आज के टाइम पे लीड कर रहे हैं, वो सभी के सभी देश एआई के रिसर्च और इनोवेशन में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन यहां अपने देश में सरकार और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही एआई के मामले में कछुए की चाल चल रहे हैं। इंडिया में जल्दी से नई टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट और लॉन्च करने का कल्चर अभी बहुत कम है। रिस्क लेने के लिए माइंडसेट बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है और स्टार्टअप फंडिंग के पीछे माइंडसेट कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ाकर समय पर एग्जिट मारने वाला हो गया है। कंपनी ओनर्स को हर वक्त ये लग रहा है कि कब न्यूज वेबसाइट्स में छपवा दूं कि अब मेरी कंपनी यूनिकॉर्न हो गई है या फिर उसकी वैल्यूएशन $1 मिलियन में हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में ना ही तो परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही परमानेंट दोस्त। अगर कुछ परमानेंट होता है तो वो होता है बस फायदा। अपने खुद के देश को फायदा कहां से ज्यादा हो रहा है ये समझना होता है बस। ये बस एक टेम्परेरी सी लहर है जिसमें आपको ये लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका की दुश्मनी हो गई है और एससीओ मीट की वजह से इंडिया और चाइना की दोस्ती हो गई है। जबकि असलियत ये है कि चाइना भी उतना ही हरामी है जितना अमेरिका। चाइना हमेशा से इंडिया के साथ धोखा करता आया है। पास्ट में 1950 में इंडिया ने चाइना को यूएन में सपोर्ट किया, पर चाइना ने तिब्बत को जबरदस्ती अपने अंडर ले लिया। इंडिया सोचता था तिब्बत एक फ्रेंडली बफर बनेगा, पर चाइना ने धोखा दे दिया। हम यहाँ हिंदी चीनी भाई भाई बोलते रहे और चाइना ने चुपके से लद्दाख के अक्साई चीन में अपना रोड बना लिया। 1962 इंडो चाइना वॉर ही ले लो, पंचशील वाली दोस्ती के बाद भी चाइना ने अचानक से अटैक कर दिया। इंडिया को बड़ा नुकसान हुआ। अक्साई चीन अभी भी उनके पास है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली चाइना हमेशा पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक, मिसाइल्स और यूएन में कवर देता है। इनडायरेक्टली इंडिया के अगेंस्ट गेम खेलता है। सारा पॉइंट ये है कि ये कभी समाधान था ही नहीं कि अमेरिका नाराज हुआ तो चाइना में घुस जाओ, चाइना नाराज हुआ तो अमेरिका में घुस जाओ। इस बात में कोई दौराय नहीं है कि कोई भी देश इतना आत्मनिर्भर नहीं बन सकता कि उसको दूसरे देशों के साथ में ट्रेड ही ना करना पड़े। इंटरनेशनल रिलेशंस और जियोपॉलिटिक्स में सभी देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, पर हाँ ये बात भी सच है कि कोई भी देश इतना आत्मनिर्भर जरूर बन सकता है कि अमेरिका आपके खिलाफ ऐसे कदम ना उठा पाए जैसे ट्रंप इंडिया के खिलाफ उठा रहा है। अगर इसका कोई ठोस समाधान है तो वो सिर्फ ये कि इंडिया को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मैं उस वाले आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं कर रहा जो तुम्हें मीडिया में सुनने को मिलता है, क्योंकि उस पर तो अभी बहुत काम करने की जरूरत है, बल्कि मैं उस दमदार वाले आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा हूं जिसके बाद अमेरिका फ्यूचर में इंडिया के खिलाफ कोई भी डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचेगा। देश की हर आईआईटी में कंप्यूटर साइंस लेने वाला टॉप टैलेंट बस अमेरिका जाकर काम करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में अपॉर्चुनिटी और पैसा ही इतना ज्यादा है। समय के साथ हमें अपने देश में वो सेम अपॉर्चुनिटीज और पैसा इन टैलेंट्स को देना पड़ेगा, तब जाके ब्रेन ड्रेन पर टॉन्ट मारते हुए ये जो कहावत बोली जाती है ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा अमेरिका, इस कहावत पर रोक लग पाएगी। देश को एग्रीकल्चर 2.0 की सख्त जरूरत है। किसान को सिर्फ अन्नदाता की तरह देखना बंद करना पड़ेगा और उन्हें टेक और डेटा का किंग बनाना पड़ेगा। जब मेड इन इंडिया से आगे बढ़कर इन्वेंटेड इन इंडिया का टैग लगेगा
तब दुनिया हमारे ब्लूप्रिंट्स को कॉपी करना शुरू करेगी। देश को एजुकेटेड और स्किल्ड यूथ की जरूरत है। सिस्टम पूरा इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि हर बंदे के हाथ में स्किल हो, सिर्फ डिग्री नहीं। और सही मायने में यह सब कब संभव होगा? यह सब सिर्फ तब संभव होगा जब देश के लोगों के दिलों में नेताओं के लिए इज्जत होगी। नेता जो बोलेगा लोग वो सुनेंगे, नेता जो बोलेगा लोग वो करेंगे, क्योंकि आम आदमी तो बस एक सिस्टम का पार्ट है। असल में पूरा का पूरा सिस्टम तो मिनिस्ट्रीज के पास है ना। बहुत ताकत है इस देश के लोगों में, बस वो सही तरीके से इस देश के लिए इस्तेमाल नहीं हो पा रही है। अगर ताकत ना होती तो इंडियंस इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठकर ग्लोबल टेक जायंट्स को ना चला रहे होते। ट्रंप भी तो सभी देशों के खिलाफ जाकर इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो अमेरिका को फिर से मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बना सके, सिर्फ इसलिए ताकि अमेरिकन ही अमेरिका में ज्यादा से ज्यादा नौकरियां करें, ताकि उस देश की डिपेंडेंसी बाकी देशों पर कम हो सके। तो बस अब इंतजार इस चीज का है कि अपने देश के नेता भी ये धर्म और हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से थोड़ा सा हटके कब रिसर्च, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडिया की दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी की बात पॉइंट टू पॉइंट जनता के सामने आके करेंगे। लेकिन एक बात इसमें समझने वाली यह भी है कि अमेरिका के स्ट्रिक्ट वीजा रूल्स की वजह से हमारे देश के यंग लोगों को यहीं पर यानी हमारे ही देश में ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जिससे उनका करियर और फास्ट ग्रो करेगा। बस जरूरत है अच्छी स्किल्स की, और स्केलर आपको स्किल्स में माहिर कर सकता है। फिर से याद दिला दूं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाकर फ्री लाइव मास्टर क्लास ज्वाइन करो। खैर, इस वीडियो पे क्लिक करके ध्यान से समझो कि इस देश की सड़कों में बने हुए गड्ढे नहीं, गड्ढों में बनी हुई सड़कें कैसे लोगों की जान ले रही हैं।